हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 5 और इसमें हम देखेंगे न्यूटन ने जो लॉ दिया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस बिटवीन टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंसेस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन टू बॉडीज। तो उसमें जो इन्वर्स रिलेशन है कि फोर्स डिपेंड होता है डिस्टेंस के स्क्वायर पे इन्वर्सली मतलब जितना डिस्टेंस आप ज़्यादा करोगे उतना फोर्स कम होता है। तो ये जो डिस्टेंस के स्क्वायर का जो इन्वर्स रिलेशन है ये न्यूटन को कहाँ से समझ में आया वो आपको समझना है। और वही टेक्स्ट बुक में लिखा है कि व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इन्वर्स स्क्वायर। एक तो इन्वर्स रहेगा अपॉन में है और स्क्वायर रहेगा डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसमें इन्वर्स रिलेशन जो था डिस्टेंस का स्क्वायर का वो न्यूटन ने कैसे अज्यूम किया, कैसे उसको समझ में आया। तो उसका आंसर है कि ही वॉज हेल्प्ड बाई केपलर्स थर्ड लॉ इन दिस एज शोन बिलो। तो हम देखेंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ को पाने के लिए न्यूटन को हेल्प मिला है केपलर के थर्ड लॉ का। और केपलर का थर्ड लॉ आपने क्या देखा था कि टी का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है आर के क्यूब से, और जिसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। और ये चीज़ जो है ये सिर्फ एक प्लैनेट को नहीं है, मतलब सिर्फ अर्थ और सन को लेके नहीं है। यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं या जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ये सबके लिए, मतलब किसी भी एक प्लैनेट्स में अगर आप देखते हो, कोई भी एक प्लैनेट ले लीजिए, अगर आप अर्थ को लेते हो तो अर्थ जो रिवॉल्व करता है सन के आजू बाजू में, तो जितना टाइम जाता है उस टाइम को आप स्क्वायर करिए और जो मीन डिस्टेंस है, क्योंकि एलिप्स हमने देखा था, तो जो मीन डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस निकाल के उसको क्यूब करिए और दोनों को कैंसिल करिए तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। अब अगर अर्थ को छोड़ के अर्थ के पीछे अगर आप किसी प्लैनेट को लेते हैं, सपोज मार्स को लेते हैं, तो मार्स जो वो करेगा रिवोल्यूशन लेगा, तो मार्स का जो भी रिवोल्यूशन का टाइम लगेगा उस टाइम का आप स्क्वायर करिए और फिर आप उसके डिस्टेंस को क्या करिए, क्यूब करिए। तो आपको जो कैंसिल करने पे वैल्यू मिलेगा वो वही मिलेगा जो अर्थ के साथ मिला था। तो ये दोनों कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट एक बार मिल जाता है तो अब आपके पास अगर अदर प्लैनेट्स के लिए अगर डिस्टेंस है तो आपको टाइम पता चल जाएगा, और अगर टाइम है तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये कांस्टेंट का फ़ायदा होता है। तो ये जो कंसेप्ट है कि किसी भी प्लैनेट का रेवोल्यूशन टाइम का स्क्वायर और उसका जो मेन डिस्टेंस है उसका क्यूब, दोनों का रेशियो इक्वल आता है, इसका हेल्प लिया था न्यूटन ने और ये डेरिवेशन उसने निकाला था। तो यहाँ पे आपको समझना है कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एक कॉन्स्टेंट आता है। और जब न्यूटन ने ये चीज़ को किस तरह यहाँ पे लाया था, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमको देखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने तो देखा कि केपलर ने तो बताया था कि जो ये है प्लैनेट्स जो है वो और एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में। पर हम जो डेरिवेशन देखेंगे यहाँ पे न्यूटन का, वो सर्कुलर मोशन पे देखेंगे, ना कि एलिप्टिकल पे देखेंगे। और दूसरी बात है कि सर्कल जो है वो एक स्पेशल एलिप्स है। ये जो एलिप्स आप देख रहे हो ये भी एक एलिप्स है, लेकिन एक स्पेशल का मतलब ये कि जैसे इसके दो फोसाई है या फोकाई है, ये दोनों दूर है, अगर ये दोनों एक पे आ जाए ना, जैसा यहाँ पे हुआ, तो वो एक सर्कल ही बन जाएगा। जिस तरह आपके पास इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है उस तरह एलिप्स का भी एरिया का फॉर्मूला है। जिस तरह इसका सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है उस तरह इसका भी है। इनफैक्ट न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इन्वर्स रिलेशन है आप सर्कल से भी निकाल सकते हो और आप एलिप्स से भी निकाल सकते हो। एलिप्स के बारे में आपको ज़्यादा समझना है 11th और 12th स्टैंडर्ड में, इसके लिए हम सर्कल को लेके समझते हैं, एलिप्स को लेके आप नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे हम ये अज्यूम करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। और फिर उसका मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर राउंड में घूम रहा है तो आप समझ जाइए कि उसको सेंटर से किसी ने खींच के रखा है, जिसको आप समझते थे सेंट्रीपिटल फोर्स। आज उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे कि कितना फोर्स रहता है सेंट्रल से। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी डिराइव हो चुका है, ये भी आपको मान के चलना है, जो है mv² अपॉन आर, जिसमें से m जो रहेगा वो मूविंग ऑब्जेक्ट का मास रहेगा, v वेलोसिटी रहेगा और r जो रहेगा वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से लेके यहाँ तक रहेगा। तो ये चीज़ आपको, इसको डिराइव नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ये ऑलरेडी आपको समझ के चलना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ से जो सेंटर सीकिंग फोर्स है वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv² अपॉन आर। तो ये आपको चलना है समझ के। चलिए आगे देखते हैं। इसमें टेक्स्ट बुक में दिया है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल। आप एक ऑब्जेक्ट को ऐसा सिर्फ कंसीडर करिए जो एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, एक सर्कल में मूव हो रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, एक जैसी स्पीड से। फिर देखिए, वी हैव सीन अर्लियर दैट सच ए मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर कोई भी सर्कुलर
मोशन कवर कर रहा है, वो भी कांस्टेंट स्पीड पे, कोई भी अगर सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है तो आप ये समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है तो वो तभी हो सकता है जब लगातार कॉन्स्टेंटली सेंटर से किसी फोर्स ने इसको खींच के रखा है, तभी वो सर्कुलर पाथ करेगा। अगर सेंटर से किसी फोर्स ने इसको खींचा नहीं है तो वो सीधा चला जाएगा। स्पेस की बात करेंगे तो वो सीधा चला जाएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जैसा हमने देखा था। तो यहाँ पे वही बोला कि वी हैव सीन अर्लियर दैट सच ए मोशन, कौन सा मोशन, जो सर्कुलर पाथ में घूम रहे। जैसे यहाँ पे क्या बोला कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल, एक ऑब्जेक्ट को आप कंसिडर करो जो सर्कुलर मतलब सर्कल में मूव हो रहा है और एक कांस्टेंट स्पीड से। तो ये कब हो पाएगा, कब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कवर करेगा एक कांस्टेंट स्पीड से, जब उसको सेंटर से कोई खींच रहा है लगातार। तो वही लिखा है कि वी हैव सीन अर्लियर दैट सच ए मोशन, ऐसा जो मोशन है इज़ पॉसिबल, ये तभी मुमकिन है ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट, वो जो घूमने वाला जो ऑब्जेक्ट है, इज़ कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार आप समझिए एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स, उसको लगातार कोई फोर्स खींच रहा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जो सेंटर की तरफ खींच रहा है, और उसी को आप बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही लिखा है यहाँ पे कि दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपने समझा सेंट्रीपिटल फोर्स की, कोई अगर ऑब्जेक्ट राउंड घूम रहा है तो आप समझिए कि सेंटर से किसी ने उसको खींच के रखा है। और इफ़ m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब सपोज करें कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट का मास m है, v उसका कांस्टेंट स्पीड है एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन इट कैन बी शोन दैट दिस फोर्स, मतलब वो जो सेंटर से सीकिंग फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, आप बोल सकते हो कि वो उसका फॉर्मूला है F विच इज इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन R। तो न्यूटन ने क्या बोला कि न्यूटन ने क्या समझा कि जब कोई सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके पास, मतलब सेंटर से कोई तो फोर्स उसको खींच रहा है, जिसका फॉर्मूला ये है। तो उसने यही समझा कि अगर प्लैनेट घूम रहे हैं और सन के आजू बाजू, तो सन का भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको अगर हम केपलर से मिलाएंगे तो कुछ तो रिलेशन मिलेगा जो न्यूटन ने किया, जिसे हम देखेंगे आगे कि इफ़ ए प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। यहाँ पे याद रखिए ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है इससे नहीं समझ रहे हम। अगर कोई प्लैनेट सन के आजू बाजू रिवॉल्व हो रहा है, कोई भी प्लैनेट की बात करिए, और इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है उसका, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट। अब प्लैनेट के ऊपर भी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सन, मस्ट भी यही सेम, क्योंकि पहले हमने देखा कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स F विच इज इक्वल एम वी स्क्वायर अपन R होता है। तो प्लैनेट भी तो राउंड घूम रहे हैं, और आपको कंसिडर करना है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और आप एलिप्टिकल के भी ऑर्बिट से फाइंड आउट कर सकते हो। तो देन द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा प्लैनेट पे, वो क्या रहेगा, वही रहेगा जो पहले अभी हमने देखा कि F विच इज इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन R। जहाँ पे इसमें क्या करेंगे, m जो रहेगा वो मास ऑफ द प्लैनेट हो जाएगा, जैसे पीछे ऑब्जेक्ट बोले थे। अब इस बार अगर हम प्लैनेट को स्टडी करते हैं तो m जो रहेगा वो प्लैनेट का मास हो जाएगा, v जो रहेगा वो प्लैनेट का स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो r क्या हो जाएगा, इस बार डिस्टेंस फ्रॉम द सन होगा, क्योंकि ये सिनारियो में हम क्या कर रहे हैं, प्लैनेट का और सन की बात कर रहे हैं। उसके पहले मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, और उस ऑब्जेक्ट का मास m था, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, उसका स्पीड v था, और उसका जो डिस्टेंस सेंटर से वो r था। यहाँ पे सेंटर पे कौन है, सन है। ये नहीं रहेगा, एलिप्टिकल नहीं रहेगा, आप समझिए सर्कुलर मोशन रहेगा, ये आप याद रखिए। इन ए सर्कुलर ऑर्बिट उसका सर्कल के उस पे है। तो अब ये केसेस में अब हम इसी फॉर्मूले को चेंज करेंगे, और न्यूटन मतलब हम करेंगे, मतलब न्यूटन ने किया था, इसी फॉर्मूले पे वर्क करके न्यूटन ने वो इन्वर्स रिलेशन जो हमने देखा था, जो न्यूटन ने दिया था यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन का, वो किस तरह मिला था वो हम देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले देखिए स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने पहले से देखा कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे जो स्पीड है वो v है, डिस्टेंस क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, ये आपको समझना है सिर्फ। तो देखिए द स्पीड का फॉर्मूला फिर से वही है। अब यहाँ पे क्या लेता है, स्पीड ऑफ द प्लैनेट। अभी प्लैनेट का जो स्पीड है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t। तो अगर हम उसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, जो प्लैनेट सन के आजू बाजू घूमता है, उसका टाइम जो लगता है, अगर उस टाइम को लेके अगर हम चाहें तो स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए और आपको टाइम चाहिए। तो टाइम आपने अज्यूम कर लिया क्या, t, तो यहाँ पे t आ जाएगा, ये आपको समझना है। अब अगर सर्कुलर ऑर्बिट है, ऑर्बिट अगर सर्कुलर है, एक सर्कल जैसा है, तो सर्कल का पूरा जो आउटर लेंथ होता है उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है 2πr है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लैनेट इन वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल होएगा ऐसा करके, वो एक 2πr ही रहेगा, क्योंकि सर्कल है और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या 2πr।
तो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लैनेट इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट। पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, और वो क्या रहेगा 2πr। मतलब जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो क्या रहेगा 2πr। इसका मतलब है कि स्पीड को अगर हम v एज्यूम करते हैं, क्योंकि पीछे हमने देखा था, तो जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, एक सर्कल पूरा जो कवर करेगा वो, तो एक सर्कमफ्रेंस ही कवर किया, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr है। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो बन जाएगा 2πr। और टाइम टेकन क्या है, टाइम हमने t एज्यूम किया है, तो टाइम टेकन विच इज़ इक्वल टू r क्या है, r इज़ द डिस्टेंस ऑफ द, मतलब 2πr में r क्या है, r वो है डिस्टेंस सन से उस प्लैनेट का डिस्टेंस, कोई भी प्लैनेट की बात करिए, तो r विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। और टाइम टेकन, अब ये पूरे रिवॉल्व होने में जो टाइम लगेगा वो हमने t एज्यूम किया है, तो टाइम टेकन को हम क्या कर सकते हैं, t लिख सकते हैं। इसका मतलब बेसिक जो v का जो फॉर्मूला है, स्पीड का जो फॉर्मूला है, अगर हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन में, तो आपको ये मिलेगा कि v विच इज़ इक्वल टू 2πr अपॉन t, और वो यहाँ पे लिखा है कि द स्पीड ऑफ द प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ t एज फॉलोस, इसके जैसा। तो v विच इज़ इक्वल टू 2πr अपॉन t हो रहा है, ये आपको समझना है। आपका मेन फॉर्मूला वही है, फोर्स वाला जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स से शुरू किया था, और फिर उस पर ये सारी चीज़ों को सब्सटीट्यूट करना है। जैसे आगे देखते हैं, तो स्पीड क्या है, v है, तो हम स्पीड को लिखते हैं v, और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल बाय डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन है, तो सेम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, जिसमें से आपने अभी देखा कि डिस्टेंस ट्रैवल जो रहेगा प्लैनेट का वो एक सर्कुलर रहेगा, तो 2πr रहेगा, और टाइम टेकन को t एज्यूम किया है, तो ये फॉर्मूले में जो चेंजेस होगा वही पीछे जो हमने देखा वही है, वो है 2πr अपॉन t। तो ये तो v को हमने एक्सप्रेस किया, स्पीड को हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन में। अब हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो क्या था, फोर्स विच इज़ इक्वल टू mv² अपॉन r, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब इसी फोर्स में हमको सब्स्टिट्यूशन करके जो न्यूटन ने इन्वर्स रिलेशन बताया था वो आपको बताना है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए कि m जो है वो m ही है, मास है, r जो है वो रेडियस है, डिस्टेंस है, v जो है वो क्या है, v आपने अभी डिफाइन किया 2πr अपॉन t, तो जो v का स्क्वायर रहेगा वो क्या बन जाएगा 2πr अपॉन t का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इक्वल को इक्वल लिख देते हैं, m को m लिख देते हैं, अपॉन को अपॉन लिख देते हैं, r को r लिख देते हैं, यहाँ तक कि स्क्वायर को स्क्वायर लिख देते हैं। तो सब कुछ लिखने के बाद बचा क्या v, पर v हमने डिफाइन किया डिफाइन किया 2πr अपॉन t, तो यहाँ पे 2πr अपॉन t आ जाएगा v की जगह पे। तो ये चेंज इस तरह हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो स्क्वायर है इसके वजह से देखिए ये स्क्वायर v के ऊपर था, तो v का वैल्यू 2πr अपॉन t है, तो ये स्क्वायर इनके ऊपर रहेगा, ना कि इसके ऊपर और ना कि इसके ऊपर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये m सिंगल टाइम रहेगा, लेकिन 2 का जो स्क्वायर है वो 4 बन जाएगा, और r का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे नहीं दिया, मैं बताऊँगा कैसे नहीं आया। और पाई का स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, t का स्क्वायर जो t का स्क्वायर दिख रहा है, ये r यहाँ से गायब हुआ है। फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये m जो है वो यहाँ पे है, 2 का स्क्वायर 4 वो यहाँ पे है, पाई का स्क्वायर यहाँ पे है, t का स्क्वायर यहाँ पे है, ये r और ये r नहीं है। इसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे देखिए ये m यहाँ पे है, 2 का स्क्वायर आप समझिए 4 है, पाई का स्क्वायर समझिए पाई का स्क्वायर है, और r का स्क्वायर है अपॉन t का स्क्वायर है, और फिर नीचे क्या है r है। इस तरीके से हो रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए ये m इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा m 4 फिर पाई स्क्वायर फिर r स्क्वायर फिर अपॉन t स्क्वायर, और फिर ये जो है ये डिवाइड बाय v है, सॉरी v नहीं r है ये भी, तो डिवाइड बाय r है, डिवाइड बाय r बोलेंगे तो यहाँ पे है। फिर से देखिए ये 4 यहाँ पे है, m यहाँ पे है, पाई स्क्वायर यहाँ पे है, r स्क्वायर यहाँ पे, अपॉन t स्क्वायर यहाँ पे, और द होल डिवाइडेड बाय r है, तो द होल डिवाइड बाय r किया है, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जैसे ये डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो तो ये 1 अपॉन r हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन r होएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, जिसमें से एक r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो जब एक r यहाँ पे कैंसिल होता है तो ये 4 बचता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये m बचता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पाई स्क्वायर बचता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक r कैंसिल होता है, एक r बच रहा है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और t स्क्वायर बच रहा है वो यहाँ पे लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये इस तरह लिखा है यहाँ पे सिंप्लीफाई। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। फिर इतने तक पहुँचने के बाद फिर न्यूटन ने हेल्प लिया किसका, केपलर का। तो केपलर का क्या था कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कॉन्स्टेंट होता है, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब होता है, तो टी स्क्वायर और अपॉन आर क्यूब है, तो टी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है आपको, और आर क्यूब में से आर दिख रहा है लेकिन क्यूब नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। ऑलरेडी आपने कैंसिल भी कर दिया, नहीं करते तो भी चलता, थोड़ा सा अलग डिफरेंस होता था। यहाँ पे जैसा टेक्स्ट बुक में दिया वैसा मैं आपको बता रहा हूँ।
तो आर क्यूब के जगह पे आपको यहाँ पे सिर्फ एक आर है, यहाँ पे 3 टाइम आर है, तो 2 टाइम आर यहाँ पे मिसिंग है। अगर आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब बन जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मैथ्स में अगर आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ से तो डिनोमिनेटर को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये आर क्यूब बन जाएगा और यहाँ पे नीचे भी आर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, मतलब आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर हो रहा है, जबकि ये टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को जब आप टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब करोगे तो क्या होगा, वो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से, और यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। देखिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मतलब आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा समझिए। अगर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लिखा है तो सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, सिर्फ मल्टीप्लाइंग लिखेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई आर स्क्वायर वी गेट, तो किस तरह होएगा, एक हिसाब से अगर देखेंगे तो वो दिखने में इस तरह दिखेगा कि हमने यहाँ पे भी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। अब इससे क्या होगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो आर क्यूब बन जाएगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो कंबाइन कर देंगे, और उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब और टी स्क्वायर आर स्क्वायर ये। अब इसमें से आपको क्या करना है, ये पार्ट को हटाना है, टी स्क्वायर और आर क्यूब को, लेकिन यहाँ पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है, तो आप क्या करिए, आर क्यूब को अलग कर लीजिए और टी स्क्वायर को अलग कर लीजिए, तो वो इस तरह दिखेगा। देखिए आर क्यूब को आपने अलग कर दिया, टी स्क्वायर को आपने अलग कर दिया इंटू करके, और बचा क्या, 4 बचा, m बचा, पाई स्क्वायर बचा और अपॉन आर स्क्वायर बचा। तो ये टी स्क्वायर नीचे है तो यहाँ पे भी नीचे है, ये आर क्यूब ऊपर है तो यहाँ पे भी है। लेकिन अब अगर फिर से आप देखते हो तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट नहीं है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कॉन्स्टेंट है। तो अगर इसको समझते हम, तो अगर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के है तो के अपॉन 1 है, तो इन्वर्ट इंटू करेंगे, अगर उल्टा करेंगे तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के हो जाएगा। तो ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर 1 अपॉन के होगा, तो 1 अपॉन के मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन के अगर आप करोगे इसके जगह पे ये लिखोगे तो ये के सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा और ये इस तरह बन जाएगा। तो आपको यही देखना है यहाँ पे कि के डिनोमिनेटर में इस वजह से आता है क्योंकि ये न्यूमरेटर में था और टी स्क्वायर ऊपर था, जब टी स्क्वायर नीचे आएगा तो ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो है वो के है, लेकिन आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर 1 अपॉन के हो जाएगा, और जब 1 अपॉन के हो जाएगा तो ये पूरा हट के सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एफ जो है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो क्या हो जाएगा 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। और अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब भी आप रिलेशन फाइंड आउट करते हो कि डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है, तो आप इक्वल के साइन के बाद जब ये चीज़ आप फाइंड आउट करने चलते हो, तो क्योंकि जब भी रिलेशन होता है तो ये वाला सिंबल होता है, इसका ये वाला सिंबल होता है, देखिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। और जब आप ये वाला सिंबल लिखते हो, इसको तोड़ के जब ये वाले सिंबल पे आप लिखते हो तो आप वहाँ पे एक कांस्टेंट लिखते हो। तो जब आप कांस्टेंट लिखोगे तब आप रिलेशन नहीं बता पाओगे, और जब कांस्टेंट को हटाओगे तब आपको रिलेशन समझ में आएगा, जिसमें से अपॉन में रहेगा इस तरीके से। अगर ऐसा रहेगा तो वो डायरेक्ट वेरिएशन है, और अगर अपॉन में रहेगा तो इन्वर्स वेरिएशन है। तो यहाँ पे कांस्टेंट किसको बोलेंगे, क्या क्या चीज़ फिक्स रहेगी। अब देखिए पाई जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, 2 पाई आर का सर्कमफ्रेंस में जो पाई था, या सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का जो वैल्यू फिक्स रहता है, तो पाई का वैल्यू हमेशा फिक्स है। तो पाई का वैल्यू अगर फिक्स है तो आप इसको हटा सकते हो। मास अगर आप देखोगे, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आप वो फाइंड आउट कर रहे हो, उसके बीच का फोर्स आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो पहले से आपका मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब डिस्टेंस अगर आगे पीछे करोगे तो फोर्स कम ज़्यादा होएगा, जिसको आप आर स्क्वायर बोलोगे, तो मास फिक्स रहेगा कुछ। जिस दो बॉडी के बीच में आप ये चेक करने चल रहे हो कि दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितना है, उस दोनों बॉडी का मास आपको ऑलरेडी फिक्स पता रहेगा, तो आप वो हटा सकते हो। फिर मतलब वो फिक्स रहेगा, आप मास कहीं पे भी आप आगे पीछे करो तो वो फिक्स ही रहेगा। नंबर 4 जो है वो भी फिक्स रहेगा, के तो ऑलरेडी फिक्स है। तो आर जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन क्या, प्लैनेट्स का, जिसको आपको स्टडी करना है कि आर कम रहेगा तो क्या होगा, आर ज़्यादा रहेगा तो क्या आएगा, जो फिक्स नहीं है, जो कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए जब ये सारे कांस्टेंट आप हटा देते हो तो ऊपर कुछ नहीं बचता, 1 बचता है, और नीचे क्या बचता है, सिर्फ आर स्क्वायर। और हम फिर बोल सकते हैं इक्वल का साइन हटा के कि सारे कांस्टेंट जब हट गए तो वो जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो इन्वर्स वेरिएशन करता है बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर लिखा रेडियस है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सर्कुलर मोशन के हिसाब से वो डिस्टेंस है, लेकिन यही चीज़ जो सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके न्यूटन ने डिराइव किया था, आखिरकार उसको समझ में आया कि एक तरफ मास था सन का और एक तरफ प्लैनेट का था, तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अगर इस तरीके का बिहेवियर है तो मतलब वो फोर्स कौन सा फोर्स है, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसी को न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया है। चलते हैं आगे देखते हैं।
तो क्या लिखा है कि दस न्यूटन कंक्लूडेड दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन। तो इसीलिए क्या बोला कि न्यूटन ने कि कंक्लूड किया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट हो रहा था प्लैनेट के ऊपर और जिसके वजह से वो प्लैनेट सर्कुलर मोशन में घूम रहा था मस्ट बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हमने देखा कि डेरिवेशन के हिसाब से कि वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्स में प्रोपोर्शन करता है बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। और फिर देखिए न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और न्यूटन ने समझ लिया कि ये दो बॉडी के बीच का फोर्स है, मतलब ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो न्यूटन ने बोला था प्रोडक्ट ऑफ मासेस और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन, मतलब वही चीज़ उसने डिराइव किया था। एंड हेंस उसने ये चीज़ फाइंड आउट किया था, कौन सा, इन्वर्स लॉ का, क्योंकि उसको पता चल गया कि यही वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। एंड हेंस पोस्टुलेटेड द इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने अभी देखा। चलिए लास्ट पार्ट में चलते हैं। उसमें देखिए ये मैं बताता हूँ, ये क्या लिखा है कि यूज़ योर ब्रेन पावर। क्या लिखा है कि इज़ देयर ए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स केप्ट ऑन ए टेबल। अगर टेबल पे दो ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या उनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है? तो इसका आंसर यस है। और आगे और क्या लिखा देखिए, और बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, और तुम और तुम्हारे फ्रेंड जो है अगर वो दो जन बैठे हैं बाजू बाजू में भी, इसको हटा देता हूँ, सिर्फ आप समझिए कि आप और आपका दोस्त अगर बैठा है बाजू बाजू में तो क्या आप दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो उसका भी आंसर क्या है, यस है। फिर क्या लिखा है कि इफ़ यस, अगर यस है तो वाई डोंट द टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर। तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ, या आप और आपका दोस्त दोनों एक दूसरे की तरफ खींच के आते क्यों नहीं हो? क्योंकि वो जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, इतना ज़्यादा कम रहता है कि वो आपको एक दूसरे की तरफ खींचेगा नहीं। तो वो बढ़ेगा कब? तो वो बढ़ेगा न्यूटन के लॉ के ऊपर। न्यूटन का लॉ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के ऊपर डिपेंड होता है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्स में रिलेशन होता है। डिस्टेंस तो आप बोल सकते हो, अगर आप बाजू बाजू में बैठोगे जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स रहेगा, ये बात तो सही है। तो बाजू बाजू में बैठने के बाद भी उतना फोर्स इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप लोगों का मासेस बहुत कम है। तो एक तरफ आप खड़े हो, एक तरफ आपका फ्रेंड खड़ा है, जो भी आप लोग का मास है वो मास समझिए, और एक तरफ आप हो, फिर से इसी बता रहा हूँ, और एक तरफ अर्थ है। तो अर्थ का मास और आपके मास में क्या डिफरेंस है? आपको पता है कि कितना करोड़ों गुना ज़्यादा मास अर्थ का होगा। तो अब इन दोनों में जो फोर्स क्रिएट होगा वो फोर्स कुछ नॉमिनल कुछ अच्छा फोर्स होगा, नॉमिनल नहीं, कुछ एक बड़ा फोर्स होगा जिसके वजह से आप इसकी तरफ एक्सेलरेट हो जाओगे। देखिए आपको फिर से न्यूटन का बता रहा हूँ, ये जितना फोर्स आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है आप भी उतनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है कि जितना हैवी मास रहेगा एक्सेलरेशन वो दूसरे वाले कम वाले मास के ऊपर प्रोड्यूस करेगा, तो आप इसकी तरफ खींचे चले जाओगे। और यही वजह है कि अर्थ के ऊपर हम एक्सेलरेशन की वजह से ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से अर्थ के ऊपर गिरते हैं, ना कि अर्थ हमारे ऊपर गिरता है, क्योंकि एक्सेलरेशन अर्थ प्रोड्यूस करता है छोटे वाले मास के बॉडी पे। तो दोस्त का जो मास है वो बहुत कम है। इनफैक्ट बिल्डिंग भी ले लेंगे तो भी नहीं, अर्थ बहुत बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट है। और यही लिखा है यहाँ पे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है देन अदर फोर्सेस। कोई भी फोर्स आप जो देखे हो, बहुत सारे फोर्सेस के बारे में आपने स्टडी किया है, सभी फोर्स से अगर आप कंपेयर करते हो ग्रेविटेशनल फोर्स को तो वो सबसे ज़्यादा मच वीकर है, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। लेकिन क्या लिखा देखिए, बट इट कंट्रोल्स द यूनिवर्स। लेकिन अगर आप पूरे यूनिवर्स को देखोगे तो ये पूरा यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ही चल रहा है, कंट्रोल हो रहा है। और क्यों हो रहा है, और फ्यूचर भी डिसाइड कर रहा है कि कब मतलब फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़। अब दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज मासेस, और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उनके मासेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अर्थ पे हम गिर जाते हैं, या अर्थ मून हमारे अर्थ के आजू बाजू घूमता है, अर्थ सन के आजू बाजू में घूमता है, तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स है। और एक्सेलरेशन है, ये सब चीज़ वेलोसिटी है, ये आप समझोगे थोड़ा धीरे धीरे। तो देखिए क्या लिखा है कि दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज मासेस ऑफ द प्लैनेट्स, स्टार्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, इनके मासेस इतने बड़े हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रख रहे हैं वो काफ़ी नोटेबल है, जिसकी वजह से पूरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है ये सारी चीज़। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया है, जिससे तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि आपके और आपके दोस्त के बीच में कितने फोर्स एक्सर्ट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।